25 हॉकी मेरे बॉडी पे तोड़ा गया 23 सेकंड में, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है गया। व्यक्तिगत फेवरेट क्रिकेटर कौन है, धोनी की सचिन? सचिन। धोनी क्यों नहीं? 52 एज में भी मैं 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 5 घंटा पढ़ाई करता हूँ और मैं 4 घंटा सोता हूँ। और आज मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 37,936 बुक्स हैं। मैंने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं किया, कोई शादी पार्टी अटेंड नहीं किया। मेरी शादी में आएंगे कि नहीं? हाँ, 100% क्यों नहीं, आप तो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। था कि गोल्ड मेडल लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ माजरा कुछ अलग ही था। पापा मेरी जम के पिटाई कर दिए। उनका कहना था कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग का पूजा पाठ शंख बजाने का काम है, ना कि मारपीट करना। 29 अगस्त भारत का खेल दिवस, यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। इस तारीख पर हम देश के अलग अलग खिलाड़ियों के गौरव गाथा को सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं। आज एक ऐसे ही नामचीन खिलाड़ी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पतरातू के रसदा गांव में। मेरे साथ शिक्षक, खिलाड़ी, कोच, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और भारत गौरव कराटे खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित सर प्रमोद पाठक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राज की बात पर और हमारी इस खास पेशकश छोटे शहर बड़ी कहानियों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक पतरातू प्रखंड के छोटे से गांव रसदा से चलकर आज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गौरव रत्न, खेल रत्न अवार्ड पाना, इस सफ़र को कैसे देखते हैं आप? इस सफ़र के बारे में बताइए। आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है ऋषभ जी, जो कि मुझे अपने अतीत पे ले जाता है। आज वो दिन मुझे याद है जब मैं छोटा था, क्लास 6 में पढ़ता था। 81 की बात है ये, जब कराटे के बारे में मैं सुना करता था। तो हमारे एक अंकल हैं, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, कीर्ति किशोर मिश्रा, वो दिल्ली में रहते थे। मैं दिल्ली में छुट्टियों में गया था, गर्मी छुट्टी में उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पे एक ब्रूस ली की एक पिक्चर लगी थी, इंटर द ड्रैगन। तो उन्होंने कहा कि बेटा चलो एक पिक्चर दिखाते हैं तुमको। तो उस समय पिक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं हम लोगों को। तो इंग्लिश मूवी थी इंटर द ड्रैगन, जो मेरे समझ में आ नहीं रही थी। लेकिन उसमें एक सीन था जिसमें कि एक पतला दुबला व्यक्ति 8-10 लोगों को बहुत आसानी से मार के गिरा देता है। और ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं बहुत पतला दुबला हुआ करता था उस समय, लगभग 30 से 35 kg मेरा वेट था। तो मैं बस यूँ ही अपने अंकल से पूछ लिया कि अंकल ऐसा हो सकता है कि मैं भी 8-10 लोगों को मार सकता हूँ? पहले तो हंसे, उसके बाद उन्होंने कहा अरे ये तो कराटे है, ऐसा सीख के तुम कर सकते हो। मजाक में उन्होंने लिया इस बात को, लेकिन मेरे दिल पे ये बात घर कर गई कि मैं भी कराटे सीखूंगा। कराटे के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था उसमें। फिर उनसे जीत करके मैं 6 महीना उनके साथ रहा, पढ़ाई छोड़ करके। मैंने कहा कि मैं कराटे सीखूंगा हर हाल में, चलिए। वहाँ पे एक शिक्षक हुआ करते थे उस समय, राजीव सिन्हा, बहुत अच्छे कोच थे। ट्रेडिशनल सोतोकान कराटे शिष्य उनका चलता था। वहाँ पे मैं एडमिशन लिया, उनसे ट्रेनिंग ली। फिर वहाँ से पता चला कि उस समय बिहार हुआ करता था, कि बिहार में भी कराटे का ट्रेनिंग होता है। तो ये किस साल की बात है? ये 81 की बात है। 81 में जब मैं यहाँ आया तो वही अंकल जो थे उनका ससुराल था गिद्दी में, और वहाँ पे एक जीवी थापा जो कराटे का ट्रेनर थे, तो बोले कि चलो मैं वहाँ ले चलता हूँ। फिर वो आए और जीवी थापा के पास ले गए। उनके पास मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो बात है कि हमारे पतरातू रसदा से गिद्दी बहुत काफ़ी दूरी थी वहाँ पे। और उस समय 81 की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, साइकिल भी नहीं हुआ करता था लोगों के पास, जंगल था। और उसमें मैं क्लास 6 में पढ़ता था। वहाँ जाने का सफ़र बहुत मुश्किल भरा रहा। मैं अपने छोटे छोटे भाइयों को, जो आज विकास, धीरज, ये अभी आज इंटरनेशनल खिलाड़ी ही कराटे का, उसमें बहुत छोटे हुआ करते थे। तो मैंने कहा उनको, बस टॉफ़ी देता था कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लेना। रात में 3 बजे मैं निकलता था और पैदल दौड़ते हुए, साइकिल से कभी उस पर पैदल जाता था, कभी दौड़ के गया। और मैं सुबह 6 बजे तक 3 घंटा का सफ़र, 3.5 घंटा का सफ़र करके वहाँ पहुँचता था। मतलब यहाँ रसदा से आप गिद्दी पैदल जाते? तो साइकिल से जाते? साइकिल नहीं था उस समय, पैदल गया था। अच्छा, पैदल ही? हाँ। और मैं लगभग 8 साल वहाँ पैदल गया, 8 साल तक, मतलब क्लास 10 तक मैं वहाँ पे गया पैदल। उनसे सीखा। काफ़ी अच्छे गुरु रहे हमारे वो, जीवी थापा सर। उनका एक बात मुझे काफ़ी पसंद आई कि बेटा तुम मेहनत तो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। उनको ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से आता हूँ।
जब एक बार मेरे घर वो आए तो लूना उनके पास हुआ करता था, तो जब वो आने लगे भुरकुंडा क्रॉस के बोला और कितनी दूर है, फिर सौंदाडी क्रॉस के बोले और कितनी दूर है, पतरातू, उसमें डैम होते हुए जब 35-40 किलोमीटर लगभग है, वहाँ से 35 किलोमीटर आए, जब पहली बार देखी कितना दूर से तुम जाते हो, यस सर। उस दिन से उन्होंने कहा आज से तुम्हारा फ़ी माफ़ है, फ़ी अब नहीं लगे। उस समय 15 रुपये फ़ी लिया करते थे वो। और उस सफ़र में मैं पैदल आता था, जाता था। मेरे पापा को पता नहीं था कि मैं कराटे सीखता हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि कराटे वगैरह नहीं सीखना है, कराटे नहीं जानते थे। जब मैं नेशनल में गोल्ड मेडल लिया तो उसमें रांची एक्सप्रेस अखबार हुआ करता था जिसमें मेरा फ़ोटो छपा। तो घर में आने के बाद मैं बहुत खुश था कि गोल्ड मेडल लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ माजरा कुछ अलग ही था। पापा मेरी जम के पिटाई कर दिए। उनका कहना था कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग का पूजा पाठ शंख बजाने का काम है, ना कि मारपीट करना। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी लोगों के दिमाग में है कि कराटे मार्शल आर्ट मारपीट है, जबकि कराटे मार्शल आर्ट वे ऑफ लाइफ है, जीने का ढंग सिखाता है। ये बताता है कि ज़िंदगी में किस तरह से परिस्थितियों के साथ लड़ना है आपको, और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस है, ना कि अटैक है। आज भी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, कराटे में चोट लगता है, मारपीट की जाती है, लोगों को हाथ पैर टूटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराटे एक ऐसा चीज़ है कि आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, इमोशनली आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, सही डिसीजन लेने की क्षमता आप में डेवलप करता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप करता है, और सबसे बड़ी बात है कि वे ऑफ लाइफ आपका जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिर पापा ने आपकी पिटाई की, टिपिकल इंडियन फादर। उसके बाद पिताजी माने कैसे कि आप आगे फिर उसको बतौर करियर परस्यू कर पाए? फिर मैं अपनी मम्मी को समझाया और उनको बता के बिना मैं जाता था वहाँ पे। सुबह उठ कर के स्कूल के बाद में वहाँ शाम में जाता था, ट्रेनिंग करके फिर रात में वापस आता था। रात में थकने के बाद, उसमें मेरी मैट्रिक की एग्ज़ाम चल रही थी, 88-89 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। रात भर मैं क्या करता था, एक तरीका मैंने एक अंकल से सीखा था कि बहुत थक के आता था उतने दूर से, रात में पढ़ाई भी करनी थी, दिन भर स्कूल भी था, तो मैं कई बार स्कूल छोड़ देता था ट्रेनिंग के लिए। मैं जाता था, दिन भर वही ट्रेनिंग करता था, रात में लौटता था। तो गर्म पानी में नमक डाल करके बोले थे कि उसको घुटने तक धोना है, 2-3 बार करना है उसको, और आयोडेक्स लगा के सो जाना है। तो उस गर्म पानी में टब में मैं रखता था पैर को, दोनों पैर को डाल करके, तो काफ़ी दर्द दूर होता था। और मैं ये चीज़ मैं बच्चों से भी बताना चाहता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा शारीरिक लेबर करते हो तो इस उपाय को आप कर सकते हैं कि गर्म पानी टब में डाल करके जब आपका पैर घुटने तक आ जाए उसमें, और नमक डाल के उसको बार बार धोते रहे, और दूसरा पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दें। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर उसको चेंज करना है। 3 बार करते करते आपकी शरीर की सारी दर्द दूर हो जाती है। आयोडेक्स मल करके मैं खा के सो जाता था, और मैं मम्मी को बोलता था जब सारे लोग सोने लगेंगे उस समय मुझे जगा देना। तो मैं 6 से 10 तक सो जाता था। उसके बाद 10 बजे मैं जगता था, पूरी रात पढ़ाई करता था। और ये बात किसी को नहीं पता थी। जब मैं सुबह उठता था तो घर वाले डांटते थे कि दिन भर सोया रहता है, दिन भर इधर उधर खेलता रहता है, पास कैसे करेगा। लेकिन एक दिन की बात है कि मैं रात में पढ़ाई कर रहा था, तो शायद सुबह में पापा जग के देखे हों। सुबह मेरी बात माँ से पापा बोल रहे थे कि देखो उसको डिस्टर्ब मत करना, उसको पढ़ने देना, रात भर मेहनत करता है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि इनको कैसे पता चला। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अब पापा का विचार बदल गया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये तुम्हारा जुनून है कराटे, और तुम पढ़ाई भी अपने समय पे करते हो। तो उस समय से मेरे पापा का विचार बदला और मदद करने लगे मेरा कराटे के क्षेत्र में। और मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, फर्स्ट क्लास मेरा मैट्रिक में रिजल्ट रहा। थ्रू आउट इंटर, ग्रेजुएशन, बाद में अभी जो मैं किया PG डबल MA मेरा रहा, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में PhD किया, LLB किया। उसके बाद मैं आज भी एक टीचर हूँ, DAV पब्लिक स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। इस बीच में मैंने, मुझे लगता है कि दर्जनों नेशनल इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप जीता। और मेरा एक जुनून था कि बस प्रैक्टिस करना है और पढ़ाई करना है। और आज भी वो नियम मेरा है जो आपने कहा, उसको मैं अभी भी आगे जारी रख रहा हूँ। 2005-06 की बात है, जब हम सब बड़े हो रहे थे तो टीवी पर, GTV पर एक शो आता था, शाबाश इंडिया। मैंने पहली बार आपको टीवी पे वहीं पे देखा था, आप शरीर पर हॉकी स्टिक तोड़वा रहे थे, कुछ धुंधली सी यादें हैं, तो उस वाक्य के बारे में बताइए। ये वाक्य था कि एक हमारे गुरु हैं, हमारे अभी धनबाद में रहते हैं, वो अभी तो मुंबई चले गए हैं, टाइगर एसेंटिली उनका नाम है। उनका GTV से काफ़ी अच्छा संपर्क था, और एक प्रोग्राम आ रहा था शाबाश इंडिया। तो उन्होंने मेरा भी नाम सेलेक्ट किया कि GTV में तुम जा सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास गट्स है, मेहनत करते हो। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और GTV के लिए मेरे ले गए वो। और 25 हॉकी
मेरे बॉडी पे तोड़ा गया 23 सेकंड में, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है गया। और ये 2007 में प्रसारण भी हुआ था इसका, और काफ़ी लोग उससे उत्साहित थे और मैं भी काफ़ी उत्साहित था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि प्रोग्राम कैसे मैं कर पाऊँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। बस देखते ही देखते प्रोग्राम हो गया, और जब हॉकी स्टिक टूट रहा था तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा शरीर जिस पे हॉकी स्टिक टूट रहा है, और ये काफ़ी अच्छा रहा। और लिम्का में गया नाम। तब तक आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मेरी शादी तो हो चुकी थी और बच्चे भी हो चुके थे। एक्चुअली मेरी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी। मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था और मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं था, मम्मी तबीयत ख़राब रहती थी मम्मी की। तो मैं बचपन, मेरी शादी के बाद ही मैं जो डेवलप किया हूँ, जो भी कराटे का या आज जो पढ़ाई लिखाई हुई, मेरी वाइफ जो है सुनीता देवी काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी मदद करती है आज भी। तो हॉकी स्टिक जब आप तुड़वा रहे थे तो आपकी पत्नी सुनीता जी, उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? एक्चुअली उस समय लोगों को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली अटेंडर में चला गया, ट्रेनिंग में मैं जाता था तो 2-4 दिन बाहर ही रह जाता था। तो जब हॉकी स्टिक का प्रोग्राम ले करके जब मैं आया तो मेरे पूरे शरीर में जो हॉकी स्टिक का दाग था पूरा ब्लैक था, और 2-3 दिनों के बाद उस पर चमड़ा छूटना शुरू हो गया। जब मैं दिखा तो सारे घर के लोग, आपको भी याद होगा कि आप भी देखे थे, तो चमड़ा छूट रहा था, ब्लैक स्पॉट था, तो काफ़ी डर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि ये तो बस मुझे दर्द नहीं हो रहा था, तो दर्द खत्म हो चुका था और नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा रहा कि रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो काफ़ी मैं उत्साहित रहा इसके। तो कैसा लगा था जब आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आया, और फिलहाल अभी कुछ दिन पहले आपका नाम एक जीके के बुक में भी आ रहा है, करंट अफेयर्स में? तो ये सारी जब उपाधि आती है तो इंटरनल फीलिंग कैसा होता है? देखिए, मैं फिर से एक बार अतीत में जाना चाहता हूँ कि जब मैं शुरुआत किया था, पैदल जाता था 8 साल गिद्दी, जो 35 किलोमीटर है जाना, 35 किलोमीटर आना। 8 साल के बाद एक साइकिल लिया गया मेरे घर में, पापा ने साइकिल खरीदा, फिर उस साइकिल से मैं आना जाना शुरू किया। कुछ सालों बाद एक थोड़ा से जब पापा की इनकम अच्छी हो गई तो एक HD मोटरसाइकिल मेरे लिए सेकंड हैंड खरीद दिया उन्होंने। फिर मोटरसाइकिल से फिर सफ़र धीरे धीरे अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं नेशनल खेलने लगा, इंटरनेशनल खेलने लगा, तो मैं एक बात आपको याद दिलाता हूँ कि उससे पहले 1995 में, मतलब 1995 में नेपाल में इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें मैं झारखंड, उस समय बिहार हुआ करता था, भारत की ओर से मैं गया था वहाँ पे। मेरा छोटा भाई विकास पाठक जो वो भी उसमें गया था, और हम लोग दोनों ने मेडल लिया था उसमें, इंटरनेशनल चैंपियन। वो मेरा टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का। ये दोनों भाई हम लोग वहाँ से मेडलिस्ट होके आए। उसके बाद 98 में एशियन गेम चल रहा था थाईलैंड में, तो 13th एशियन गेम, आपको याद होगा कि 13 एशियन गेम्स जो था वो थाईलैंड में हुआ था, और मेरा सिलेक्शन इंडियन कराटे टीम में हुआ था। और जब मैं वहाँ पे गया तो जाने से पहले 3 लाख रुपए उसमें खर्च थे, जिसमें 2 लाख गवर्नमेंट दे रहे थे और 1 लाख हम लोगों को खर्च करना था। तो मैं उस स्थिति में नहीं था, तो मैं उसमें पतरातू के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पतरातू के लोगों ने काफ़ी मदद की उस समय। यहाँ पे DN राम जेम हुआ करते थे, अखिलेश द्विवेदी मेरे बड़े भाई हैं, गॉडफादर कह सकते हैं आप उन्हें, मोहुद्दीन जी हैं यहाँ पे, राजकुमार, मेरा एक दोस्त है राजकुमार राम, राजकुमार पासवान जो हैं, वो अभी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। इन लोगों ने यहाँ पे लोगों के साथ मिल करके चंदा इकट्ठा किया, और मुझे ये कहा गया कि बस रात दिन प्रैक्टिस करो, तुम्हें चिंता नहीं करनी, पैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे। और इन लोग, यहाँ के जितने बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, सभी लोगों से चंदा करके 1 लाख रुपया मुझे दिया, जो मैं जीवन भर पतरातू के लोगों का ऋणी रहूँगा इन लोगों का, क्योंकि वो यदि नहीं दिए होते तो मेरे लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट नहीं आता। और भगवान का आशीर्वाद कहिए, लोगों का प्यार कहिए, पतरातू के लोगों का, मेरा अपना कठिन परिश्रम कर सकते हैं आप, कि थाईलैंड में भी जाके मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 3rd पोजीशन लेके आया एशियन गेम में। और साथ ही मुझे वहाँ पे ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री मिली थी वहाँ से। ये कब की बात है? 1998? हाँ, 1998। उससे पहले नेपाल में मैं ब्लैक बेल्ट 1st डन लिया, 2nd डन लिया। TS राय जो हमारे टीचर हैं, गणेश थापा के बाद में TS राय सर को ज्वाइन किया, जो सीतेरी कराटे डू एसोसिएशन नेपाल के हेड थे, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद तो समस्या आगे कुछ रहा ही नहीं। जब टर्निंग पॉइंट हुआ थाईलैंड में मैं जीता, थाईलैंड में जीतने के बाद एक वाकया ये हुआ कि मैं गरीब परिवार से था, तो जीतने के बाद वहाँ पे माइक दिया गया कि बस आप अपना कुछ बताइए आपका। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि उन्होंने एक बात बोला कि आपका सिलेक्शन जो है ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जो अमेरिका में होने वाला उसके लिए हो गया, लेकिन उसमें 4 लाख रुपया खर्च है। तो मैं माइक लिया तो मेरे सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि तुम कुछ बोलना नहीं। तो मैं बोला कि ये मौका अच्छा है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तो मैं बस यही बोला लोगों से कि देखिए जस्ट इस
want to congratulate all of you, that means team, those have selected me for World Karate Championship. But, and unfortunately I can say, so it's sad news for me, I will not participate in that tournament because I have no 4 lakhs rupees. I belong to a poor family, so I can't afford this much money. So this time I participated here in Asian Game. So the grateful the people of Patratu, Bihar, all my friends and guardians have collected 1 lakh rupees they gave me, then I came here to participate here. But it's not possible to every time they will collect money for me and I can participate here. So sorry, but I'm very happy because you have selected my name for World Karate Championship. तो ये बात आप थाईलैंड में बता रहे थे, लोगों पतरातू में आपको लोगों ने मदद की थी। क्योंकि ये थाईलैंड क्या, मैं हर बार हर इंटरव्यू में ये बोलता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, पतरातू के लोगों का प्यार है, उनका अपनापन, उनका सहयोग है, मेरी मेहनत है, लेकिन उनका सहयोग नहीं हुआ था तो मैं आज यहाँ नहीं होता। फिर उन लोगों ने 1 घंटे तक डिसीजन लिया और फिर एक मैसेज आया मेरे पास, लोगों ने बोला कि चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 40 लाइफ free of cost you can participate it all over the world, any type of tournament for the World Karate Federation. ये वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि उनका कहना था कि आप जैसे गरीब लोगों के लिए कराटे एसोसिएशन भी कुछ सोचता है, कुछ करता है, और आप दुनिया का किसी भी कोने पे कभी भी जाएंगे, सिर्फ आपका फेयर लगेगा, बाद बाकी टूर्नामेंट और जो भी खर्च होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं पूरे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया। ये बात थी 1998 की। आज साल चल रहा है 2022, करीबन 24 साल बीत गए उस वाक्य को। लेकिन 24 साल बाद भी जब हम प्रमोद पाठक सर को देखते हैं, जब हम सेंसाई को देखते हैं, आज भी आप उतने ही फिट हैं, आज भी आप साइकिलिंग करते हैं, करीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रतिदिन आप साइकिलिंग करते हैं। काफ़ी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो क्या फैक्टर है जो प्रमोद पाठक को मोटिवेटेड रखता है? तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको, पिछले प्रश्न का उत्तर भी साथ में दे रहा हूँ कि जब हॉकी स्टिक टूटता था शाबाश इंडिया में, तो उस समय में जुनून था मेरे पास प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा, और ये जुनून आज भी है। मोटिवेशन मेरे अंदर से आता है। मैं मोटिवेशन के लिए कोई पिक्चर नहीं देखता हूँ, न लोगों से मिलता हूँ। मुझे एक ही चीज़ बार मेरे दिमाग में आता है कि ये जीवन बहुत कीमती है और इस जीवन में जो कुछ करना है इसी जीवन में करना है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो 24 घंटा सबके लिए है। जितने भी महान पुरुष हैं जिनके पास जो भी हो, बराक ओबामा रहे हों, मोदी जी आज के डेट में, या पुराने जितने भी लोगों को ले ले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लैलिंग, जो भी रहे, तो उनके पास भी 24 घंटा ही था और मेरे पास भी। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि अपने समय को उन्होंने सही ढंग से मापा। एक बुक मैंने पढ़ा था कि हाउ टू बी अ मैनेजर, 1 मिनट मैनेजर। तो मैंने अपने आप को एक मिनट के लिए एक रूटीन बनाया है कि कैसे सुबह से शाम तक मेरा क्या रूटीन होगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, कब मैं पढ़ूंगा, कब एक्सरसाइज करूंगा। जस्ट आई हैव टू मेक ए रूटीन, आई हैव टू गो विथ रूटीन, नथिंग एल्स। मैंने बस रूटीन को फॉलो किया और आज भी मैं वो करता हूँ, और उसी का नतीजा है कि आज मुझे जो भी अचीवमेंट मिल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि साइकिलिंग से जाना, तो मैं हर बार मोटिवेट करने के लिए क्या करता हूँ, कराटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों के साथ मिल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नया, एक लगातार आप एक काम को करते करते उबाऊ आ जाता है। इंसान हूँ, बोरिंग फील होता है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैंने साइकिलिंग को अपनाया। कैसा करते हैं कि साइकिलिंग करते हैं, यहाँ से रामगढ़ चलते हैं। मैं सोचा तो डायरेक्ट तो रामगढ़ नहीं पहुँच पाया, 35 किलोमीटर है। तो मैं क्या किया कि पहले जिंदल तक गया, दूसरे दिन मैं भुरकुंडा पहुंचा, तीसरे दिन चनगड्डा पहुंचा। इस तरह से 5-5 किलोमीटर बढ़ाते बढ़ाते लगभग 15 दिन में मैं रामगढ़ पहुंचा। और अब तो ऐसी हो गई कि 5 घंटा 5.5 घंटा लगता था, अब मैं 4 घंटे के अंदर रामगढ़ से डेली लौट आता हूं। लगभग 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, और मुझे काफ़ी रोमांच फील होता है। जब आप लोकल हैं तो आपको पता होगा कि जब आप भुरकुंडा से आगे ग्लास फैक्ट्री है, उसके बाद का जो सीन है, वहाँ से लेकर के चनगड्डा तक काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। उस समय जो हवा सुबह की वहाँ बहती है, ऐसे तो हर जगह यहाँ से वहाँ तक, लेकिन उस जगह का खास मेरे अंदर की फीलिंग्स मैं बतला रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो सुख है और ये जो पल है,
ये जीवन में दोबारा कभी नहीं मिल सकता है, और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो 5 घंटा जो मेरा होता है साइकिलिंग, और वो जो 5 घंटा रात का मेरा एक्सरसाइज जो है, ये मेरा अपना है, मैं किसी को नहीं देता हूँ। और ये चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है अंदर से कि ये पल को जी लो और ये इस पल को कोई छीन नहीं सकता। ये मेरा मोटिवेशन है, और मैं शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। इसके लिए कुछ रूटीन्स मैंने बनाया है कि मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, मैं किसी से बिना कारण नहीं मिलता हूँ, और मैंने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं किया, कोई शादी पार्टी अटेंड नहीं किया, बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं किया। उसके पीछे रीज़न है कि मेरा एक मोटो है, लाइफ में कुछ करना है। अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और मैं बनाने जा रहा हूँ, और उसकी तैयारी चल रही है अभी, उसी में साइकिलिंग भी है। तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, तो आप मेरी शादी में आएंगे कि नहीं? हाँ, 100% क्यों नहीं, आप तो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। एक बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि मेरे बगैर आपकी शादी नहीं होगी तब तो मुझे आना पड़ेगा। एक मजाक पार्ट बात करते सर कि किताब बहुत पढ़ते हैं आप, किताबों के प्रति लगाव का सफ़र कैसा है? एक किताब ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि ये सब जुनून जो मैं बातें बताया कि लैलिन से लेकर के सुकरात, महात्मा बुद्ध और मोदी जी, बराक ओबामा, ये या फिर हमारे कलाम साहब, जितने लोगों के बारे में जो मैंने कहा उस किताबों से ही मैंने पढ़ा है। और किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से रहा, ये मेरे विरासत में पापा से मिला। और मुझे लगता है कि 37 साल जो मेरा मार्शल आर्ट का जो लाइफ रहा है अभी, उसमें मैं बचपन से कराटे के साथ साथ बुक्स पढ़ता था। और आज मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 37,936 बुक्स हैं। 37,936 बुक के अलावा आपके पास आपका पर्सनल कराटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे आप बालक बालिकाओं को कराटे की गुर सिखाते हैं। तो ज़्यादा मज़ेदार कौन सा रोल है, कौन सा भूमिका ज़्यादा आपको मज़ा देता है? एक खिलाड़ी वाला वो प्रमोद पाठक जिसकी बात हम कर रहे थे, 81, 82, 95, 98 के दौर वाले प्रमोद पाठक का भूमिका ज़्यादा आपको अच्छा लगता था, या आज जो 2020-22 में आप बच्चों को कराटे के नए आयामों से अवगत करा रहे हैं, कौन से किरदार में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? मैं आज भी कोच नहीं हूँ, मैं कभी अपने आप को कोच नहीं समझा। आज मैं एक खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी का जो मज़ा है वो कभी कोचिंग में नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो अच्छे कोच बनते हैं। तो आज भी मैं अनुभव शेयर करता हूँ और बच्चों के साथ ड्रेस पहन के डेली प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जब मैं ये मैट, जो आपने कहा कि मेरे पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो 95 में जब मैं नेपाल गया था तो वहाँ पे ये सीन था, देखा था मैंने कि मैट होता है, इस तरह का प्रैक्टिस होता है। फिर 98 में थाईलैंड गया, वहाँ पे देखा। फिर 2000 में बांग्लादेश गया, वहाँ पे देखा। फिर मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुझे लगता है कि 55 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। टूर्नामेंट मैंने जीता है, नेशनल बहुत सारे हैं, और एशियन गेम वगैरह का टूर्नामेंट रहा है। ओलंपिक का तैयारी मेरी चल रही थी, लेकिन अब एज ख़त्म हो गया तो शायद ओलंपिक ना खेल पाऊँ। फिर भी मेरी इच्छा कि यदि हमारे एज के लोगों को ओलंपिक में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। और ये हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि आप हमेशा खिलाड़ी बने रहें, क्योंकि आप जब खिलाड़ी बनेंगे तो नए नए चीज़ों को सीखते हैं। अब जब नए नई चीज़ों को सीखेंगे तो नए नई चीज़ों को आप सिखाएंगे, तो इससे क्या होता है कि बच्चे नए नई चीज़ों को अपडेट रहते हैं। आज जापान में, चीन में, कोरिया में, थाईलैंड में जो ट्रेनिंग हो रही है, आज यहाँ पे भी ट्रेनिंग हमारी हो रही है। क्योंकि हमारा जो संस्था है, अभी हमारे सर जो हैं गणेश जी, जो हैदराबाद में हैं, स्कूल ऑफ शोतोकान एसोसिएशन के वो हेड हैं, और विकास पाठक झारखंड के हेड हैं। एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट में नहीं चलाता हूँ, विकास पाठक जो हैं हमारे ब्लैक बेल्ट 3rd डन है, और सुमित्रा पाठक जो हैं वो गर्ल्स को ट्रेनिंग देती है, और विकास पाठक बॉयज़ को ट्रेनिंग। मैं बस लुक आफ्टर करता हूँ, उनको देखता रहता हूँ ऊपर से, और मैं दिन रात अपनी ट्रेनिंग में लगा रहता हूँ। हाँ, जो मेरे पास अनुभव होता है मैं बच्चों को बताता हूँ, और उसी का ये नतीजा है कि आज भी मैं 8 से 10 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मैंने कराटे को सिर्फ टूर्नामेंट, बेल्ट ग्रेडिंग तक सीमित नहीं रखा, लोगों को एक नया दिशा दिया कि GTV में जैसे प्रोग्राम आया, कलर्स में एक प्रोग्राम आया था जिसमें मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम गया। 2 ट्रक को अपोजिट डायरेक्शन में मेरे हाथों में बांध करके उससे दोनों ट्रक खींच रहे थे, जो कि भोपाल में, दमोह में इसका ट्रेनिंग हुआ था, इसका जो शो हुआ था। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, और वो भी मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। हमारे जो सर थे सेंट टाइगर ली सर, उनके अंडर में ही मैंने दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा लिम्का में है, और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी है इस बार, तो शायद वो भी गिनीज में जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो मैं दिन रात प्रैक्टिस का नतीजा है कि 8-8 घंटा तक प्रैक्टिस करना,
और दिन रात लगे रहना, उसी का नतीजा है। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि आप टीचर हो गए, कभी नहीं। और एज कोई मायने नहीं रखता। आज मेरा एज 52 हो गया है। 52 एज में भी मैं 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 5 घंटा पढ़ाई करता हूँ और मैं 4 घंटा सोता हूँ। हकीकत ये है कि मैं ज़्यादा सो नहीं पाता क्योंकि 24 घंटे ही और सारे काम करने हैं तो हाँ, लेकिन ये है कि मैं साउंड स्लीप सोता हूँ। 4 घंटे में पूरी नींद पूरी हो जाती है। खाना पीना थोड़ा डाइट है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे आपसे। और बच्चों के लिए एक मैसेज है कि मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे या किसी को देख करके आप किसी चीज़ में जाते हैं तो 100% आप नहीं दे सकते। किसी से प्रभावित हो के आप जा सकते हो वहाँ तक, लेकिन बाद बाकी जुनून तो आपका अपना ही होगा, जो मैंने बचपन से आज तक तय किया। और लोगों से मैं यही कहता हूँ कि जो दिल कहता है, जो दिमाग कहता है, जिस पर आपको बहुत मज़ा आता है, वो काम करें आप। ना कि कोई डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, तो वो सब कुछ नहीं है। और एक और है कि मैं प्रोफेशन में, आपने कहा कि कोच ज़्यादा अच्छा है, टीचरिंग का लाइन अच्छा है, या फिर कराटे का जो खिलाड़ी थे, तो हमेशा खिलाड़ी बन के मैं रहना चाहता हूँ। कोच के लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि व्यवसायीकरण आज हो गया मार्शल आर्ट का, या स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिए हैं लोग। मैं उन सारे शिक्षकों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक बात जो फैक्ट है मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है, कॉलेज एक ऐसा माध्यम, या कोचिंग सेंटर एक ऐसा माध्यम है। मैं एक तुलना करना चाहता हूँ ऋषभ जी, तुलनात्मक एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्लास फैक्ट्री हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, आयरन फैक्ट्री हो, या फिर बिजली उत्पादन की फैक्ट्री। हमारे यहाँ 4 फैक्ट्रियाँ हैं लोकल में। तो हो सकता है कि आयरन की फैक्ट्री हो तो वहाँ आयरन रड बनाने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो फिर से आप उसको बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया तो फिर से आप बना के उसको अप टू डेट उस मार्क तक ला सकते हैं। ग्लास फैक्ट्री में बना रहे, ग्लास टूट गया, फिर से उसको मल्टी करके फिर से बना सकते हैं। लेकिन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कैसा कह सकते हैं कि कैसा फैक्ट्री है जहाँ से बच्चा एक बार यदि बिगड़ के निकल गया ना, उसको दोबारा आप ठीक नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए स्कूल को चूज़ किया। मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही है, थ्रू आउट मेरा फर्स्ट क्लास रहा है। मैंने आपको बताया कि डबल पीजी किया, डबल सब्जेक्ट में, एमए में, पॉलिटिकल साइंस में, एलएलबी किया, वकालत की पढ़ाई की, पीएचडी किया। लेकिन मैंने स्कूल को इसलिए चुना कि समाज को एक सुंदर समाज बनाना है। स्कूल ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को प्यार करना, अपनापन, सहयोग, त्याग, ये सिखा करके मेंटली कैसे स्ट्रांग बनते हैं, फिजिकली कैसे स्ट्रांग बनते हैं, इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनते हैं, ताकि आप सोसाइटी में वेल एडजस्ट हो सकें। और त्याग कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे बनाते हैं, खिलाड़ी के रूप में नहीं, समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कैसे आते हैं, आदर्श लोग कैसे बनते हैं किसी का। और इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सोच अच्छा रखिए। 3 चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ कि ये जिम्मेवारी जो मुझे मिली है समाज के थ्रू, शिक्षक बना हूँ मैं, चाहे कराटे का हो, स्कूल का हो, मोटिवेशन हो, समाज का मैं सेवा करता रहता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि ऐसा एक भी व्यक्ति के मुंह से न सुने कि मुझे ये बात पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैं चाहता हूँ कि हर तबके के लोगों को मैं बताऊँ कि जो आप सोचते हैं वही बोले और वही करें। ऐसा जीवन आप जी पाते हैं, हाँ, ये साधारण नहीं है। ऐसा जीवन जीने के लिए एक तपस्वी का जीवन होता है। जो आप सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। इसी के लिए लोग तपस्या करने के लिए हिमालय जाते थे, लेकिन समाज में रह करके भी आप तपस्या कर सकते हैं। अब हिमालय चले गए, बोलते हैं वहाँ से कोई लड़ाई नहीं होता है, साधु बन गए, जंगल में चले गए ना, मैं वहाँ कोई गलत काम नहीं करता हूँ। अरे वहाँ किससे आप लड़ोगे और कहाँ गलत काम करोगे? तपस्या तो तब है जब आप सारे बुरे लोगों के साथ रहें, बुरे इन द सेंस कि सारा काम यहाँ हो रहा है, गलत सही सब हो रहा है, तब आप अपने आप को साबित कीजिए कि इन बुराइयों के बीच में भी मैं गलत नहीं करता हूँ। तब आप समझे जा सकते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। तो एक साधारण कोशिश है छोटा सा कि लोगों को मैं दिखाऊं कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी ऐसे जिए। बचपन से लेके आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा कि मैं किसी से, मेरी आज तक लड़ाई नहीं हुई, तू मैं तक नहीं हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं 2-2 ट्रक खींच रहा हूँ, हॉकी स्टिक टूट रहा है, तो नेचुरली पावर है। अभी मैंने एक डाब जो होता है कच्चा नारियल, उसको अपने एल्बो से मार के तोड़ा है। लोगों को मैं दिखाता हूँ पावर है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करना, सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। पावर की बात की जाए तो आज जो है ना, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं। आज घर घर की बेटियां हैं जो काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं अपने अपने फील्ड में।
कराटे की फील्ड में किस तरीके से लड़कियों का रुझान आप देख रहे हैं आज के दौर में? मैं आपको बता दूं कि शुरू से हमारे पास लड़कियों की संख्या ज़्यादा रही है। एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ अबला नहीं हैं, वो सबला हैं। जब हम अभी पुरुष प्रधान देश कहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, धर्म ग्रंथ गवाह है, हिंदू धर्म में जब लोगों को पावर की ज़रूरत होती है तो दुर्गा माँ और काली माँ की पूजा करते हैं। जब धन की ज़रूरत होती है तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, और जब विद्या की ज़रूरत होती है तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं सारी ताकत उन्हीं के पास है तो कमज़ोर है? हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें बताया नहीं जाता, बचपन से डरा के रखा जाता है, तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। यदि उनके अंदर की शक्ति को जगा दिया जाए तो वही नारी दुर्गा भी हो सकते हैं, काली भी हो सकती है, और सरस्वती और लक्ष्मी भी हो। बच्चों की बात करते हैं, जैसा आप बच्चे की बात कर रहे हैं अभी, आज जो सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन गेमिंग्स, पबजी, और जो इंटरनेट इतना आसानी तरीके से अवेलेबल हो गया है छोटे उम्र के बच्चों को, जो कि बच्चे के फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और लॉकडाउन के बाद से हम देख रहे हैं कि एक दूरी सी हो गई है बच्चों की ग्राउंड से। उस चीज़ पे कितना अफसोस है आपको? क्या कुछ आपके विचार उस पर? देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि वाकई आज बच्चों को आप देखें तो फील्ड में मिलते नहीं। सभी बच्चे वीडियो गेम में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। उसका उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उनका तो ह्रास हो ही रहा है, और वो बहुत इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं बच्चे। और इसमें सिर्फ बच्चों की कमी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ, समझता हूँ कि गार्जियन की भी कमी है। डिजिटल इंडिया है, उसको सिखाएं कि किस मोबाइल में क्या देखना है या आप किस टीवी का कौन सा प्रोग्राम आपको देखना है। एम्पावरमेंट कीजिए। ज़रूरत नहीं कि आप छड़ी लेके बच्चों के साथ खड़े रहिए। उन बच्चों में ये संस्कार डालिए कि क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, कितना देखना है, कि तब वो आप उनके पास नहीं भी रहते हैं तो उनको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या देखना है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी शिक्षकों की और पेरेंट्स की, कि वो बच्चों को मोटिवेट करें, बचपन से ही सिखाएं, क्योंकि संस्कार है तभी संसार है, और संस्कार यदि हट गया तो संसार ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये मोबाइल बहुत ज़रूरत चीज़ है आज के डेट में। अब डिजिटल इंडिया है, बिना मोबाइल के आप कुछ कर नहीं सकते। ये आप नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अभी मोदी जी ने फिट इंडिया शुरू किया है, खेलो इंडिया शुरू किया। मैं फिट इंडिया के बारे में बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों, आप खेलो, ग्रास रूट से, स्कूल लेवल से फिट इंडिया में लोगों को लाया जा रहा है। और वहाँ पे अंडर 18 और अंडर 21 दो ग्रुप बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे जाते हैं। जो फिट इंडिया में गोल्ड मेडल लेते हैं, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल लेते हैं, उनको सरकार 5 लाख रुपया देती है, और ये 8 साल तक देती है। उनका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्च सारा कुछ है। तो खेल में भी आप लक्ष्य बना सकते हैं अपना। आप देख सकते हैं ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को आप देखिए, धोनी जी हैं हमारे आदर्श हैं, उन लोग को आप देख सकते हैं, कि सचिन जी को आप देख सकते हैं। आप खुद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको पता है कि खेल भी बहुत अच्छा चीज़ है, और आप भी बहुत अच्छा मुकाम पे हैं अभी। तो फील्ड से जोड़ना हमारा काम है, और मैं वही काम कर रहा हूँ। घर घर जाके आज भी मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि बस आप बच्चों को भेजिए, फील्ड में भेजिए, मेरे पास भेजिए, ट्रेनिंग के लिए भेजिए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, और मैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता आया हूँ, और आज भी दे रहा हूँ। जो बच्चा सीखना चाहता, और ये चीज़ मैंने सीखा था चाणक्य से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा था, और उनके अंदर पोटेंशियल देखा कि ये राजा बन सकता, ट्रेनिंग दिया, और आप उसके बाद इतिहास सबको पता। तो मैं भी चाणक्य तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लोगों को गांव-गांव जा करके बच्चों को ढूंढूं, उनके पेरेंट्स को समझाऊं कि आप मार्शल आर्ट में भेजिए। और मार्शल आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि लोगों को आत्मरक्षा सिखाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। जब बैक टू वर्स्ट कंडीशन आती है लाइफ में, तो हाउ टू ओवरकम यू कैन लर्न फ्रॉम द मार्शल आर्ट। इट्स अ वेरी गुड वे। दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं कि this martial art gives you the how to overcome that situation, how can I handle that situation when back to worst condition that come। तो ये बहुत अच्छी आर्ट है मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट का मतलब होता है युद्ध कला, और कराटे जापान का देन है। जापान में करा मीन्स खाली और टे मीन्स हाथ होता है, मतलब खाली हाथ आत्मरक्षा की कला को कराटे कहते हैं। एक रैपिड फायर राउंड हो जाए सर, कि मैं 5 सवाल करूंगा आपको, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ज़्यादा सोचना नहीं उसमें। आपके फेवरेट स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? नेचुरली ब्रूस ली। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? अमिताभ बच्चन।
टीचिंग या कोचिंग? टीचिंग। फेवरेट स्पोर्ट्स मोमेंट, एक ऐसा आपके जीवन का खेल का लम्हा जो आप आंख बंद करते हैं तो आज भी आपको वो याद आता है, आज हमेशा आप हम उस लम्हे के लिए आप हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं? एशियन गेम में मेडल लेना, एशियन गेम 1998। 98 वो जीवन भर में मुझे याद रहेगा। 98। क्रिकेट से आपका लगाव रहा है, जब हम सब क्रिकेट खेलते थे, आपके व्यक्तिगत फेवरेट क्रिकेटर कौन है, धोनी की सचिन? सचिन। धोनी क्यों नहीं? धोनी भी है, लेकिन सचिन एक्चुअली होता है ना, जो आप शुरू से बचपन से जिनको जानते हैं, आदर्श छवि दिल से बनती है, न कि उनके व्यक्तित्व से मतलब प्रभावित होकर के। तो मैं सचिन से शुरू से प्रभावित रहा। धोनी हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे राज्य के हैं, अपने हैं, लेकिन सचिन का बात सचिन है, धोनी अपनी जगह पे है, सचिन अपनी जगह पे। और मैं एक छोटी सी बात लोगों के जहन में होता है डाइट प्लान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डाइट प्लान, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या खाना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए, जैसे आपने कहा आप आज भी फिट हैं, मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने कोई भी ऑयली फूड्स नहीं लिया है। तेल से छना हो, घी से छना हो, डालडे से छना हो, मैंने कभी नहीं खाया है। सिंघाड़ा, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, चाय, कॉफ़ी, मैगी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया कि कैसा होता है पूरे लाइफ में। एक तपस्या ही है। जीभ पे और मन पे यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ों को मेरे दादाजी ने सिखाया था कि जीभ पे कंट्रोल करना मतलब खाने पीने और बोलने में, दोनों चीज़ें में है, और मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था, जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, ये जो चीज़ कर लेते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। तो दुनिया को कदमों में नहीं लाना है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो सोसाइटी पे ऐसे ही लोगों की पहचान बनती है, ऐसे लोग के आदर्श बनते हैं लोगों को। और मैं खाने के बारे में एक छोटा सा, सभी लोगों को पता है कि हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, पीना चाहिए, और हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, सभी लोग जानते हैं। तो मैं उतनी बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाने में 5 चीज़ें होनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि आप विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिशंस। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं कितने कैलोरीज खाना चाहिए और किस चीज़ से कैलोरीज मिलता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स मिलता है, इतना सभी बच्चे जानते होंगे कि कौन सा चीज़ खाने के लिए है हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो 2 वर्ड है मैंने जो बनाया, खामे कार, खा और नमय करना। खाना 2 शब्दों से बना है। तो वॉट एवर यू आर गोइंग टू ईट, दैट थिंग्स इन योर प्लेट or in your hand. So first of all, think these things we are going to eat, it is beneficial for your health, good for your health or not. जो चीज़ आप खाने जा रहे हो, प्लेट में हो चाहे हाथ में हो, खाने से पहले ज़रूर सोचिए कि ये मेरे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। यदि सेहत के लिए अच्छा है तो पहला वर्ड यूज़ करना है खामे कर खा, उसे खा लेना है। और यदि सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो दूसरा वर्ड है ना, उसको ना कर देना। ये सिंपल है खाने का डिफिनेशन। बिल्कुल सही बात कहा है आपने सर कि डाइट जो है, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करके कैसा लगा? बहुत अच्छा ऋषभ, मैं आपका बात आपको मैं हमेशा देखता रहता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और आज इस मुकाम पे हैं आप कि एक पत्रकार हैं और एक अच्छे पत्रकार, एक अनुभवी पत्रकार, और जिस रेशियो से आप बढ़ रहे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि बहुत राइज करें आप और एक आदर्श पत्रकार की जैसे आप जिनको मानते हैं। अभी आप किनको मानते हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज पत्रकारिता इस तरीके से हो चुका है सर कि मैं अपने आप को तो फिलहाल पत्रकार नहीं मानता। काफ़ी खेमा बढ़ चुका है पत्रकारिता में, जैसा कि हम आप कुछ क्षण पहले ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं अपने आसपास के लोगों को ही अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। जैसे आप लोगों की स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, आसपास हमारे शहर में ही कई स्टोरी है जो मुझे इंस्पायर करती हैं कि मैं भी इस जगह से बढ़ूँ। तो आप और तमाम लोग मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, या मैं बाहर के जाए दूर लोगों को ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं मान पाता हूँ, अपने पास के शहर के ही लोगों को इंस्पिरेशन मानता हूँ। और ये मेरा पहला व्यक्तिगत इंटरव्यू 1-on-1 था। मैं काफ़ी वक्त से सोच रखा था आपसे बात करूँगा। खेल दिवस का एक मौका है, दस्तूर भी था, और आपसे बातचीत करने का मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर बातचीत अच्छे लगे तो वहाँ कैमरे की तरफ देखकर मेरे दर्शकों को बोलें कि हमारे फेसबुक पेज राज की बात, यूट्यूब पे क्यों निश्चित रूप से राज की बात आप एक बार जरूर देखें। मेरा दावा है कि जो भी देखता है इनका कोई भी इंटरव्यू हो या कोई भी प्रोग्राम, जो भी राज की बात इनका फेसबुक यूट्यूब पे आता है, तो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए और बिना शेयर किए वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि ज़रूर आप राज की बात को देखें
और ऋषभ जी को आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि इनकी मेहनत आपको देखिएगी। कोई भी प्रोग्राम उठा के देख ले, ये नहीं कि मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ इसे ही आप देखिए, पुराने जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं सभी लीक से हट के हैं और एक जोश जुनून के साथ कुछ अलग समाज में अलग नज़रिया लेकर के पेश करते हैं राज की बात में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषभ जी। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ मेरे गुरु कराटे के काफ़ी नामचीन खिलाड़ी प्रमोद पाठक सर, जिनकी बातों से उनकी कहानी जो है वो काफ़ी इंस्पायर करने वाली है। अगर हम और आप इन कहानियों को फॉलो करते हैं अपने जीवन में, कुछ चीज़ों को हम तो वो नहीं कह सकते कि हम तमाम चीज़ों को एक साथ किसी व्यक्ति का विषय का फॉलो कर सकते हैं। कुछ बढ़िया पॉजिटिव जो भी इस इंटरव्यू से, जो भी इंटरव्यू ना बोल के हम इसके बातचीत कहना चाहेंगे, ये इंटरव्यू राउंड नहीं था, ये बातचीत था। इस बातचीत से जो सकारात्मक पहलुओं निकल के आती है तो आज के तमाम युवा इनसे काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।